हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप घर पे स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रखेंगे। तो कल अपन पढ़ रहे थे एक फर्म के संतुलन की जो सेकंड रीति है, MRMC रीति, सीमांत आगम व सीमांत लागत रीति, जिसके बारे में आपने पढ़ा था। और इस रीति के हिसाब से जहाँ फर्म की सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर होती हैं, वहाँ पर उत्पादन तय करना चाहिए फर्म को, और वहीं पर फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। और ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है वो है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या एकाधिकारी बाजार है ना उनका, क्योंकि जो MR है वो गिरता हुआ कौन से बाजार में होता है? अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या एकाधिकारी बाजार में। यदि आपके पास बुक है तो बुक में आपको एक दूसरा डायग्राम भी मिलेगा जिसमें ये जो MR गिर रही है ना, ये गिरने की बजाय समतल होगी। बाकी सेम प्रोसेस है, बस वो MR है वो समतल ऐसे हो, अक्ष के समांतर समतल होगी। बाकी MC वैसे होगी, जहाँ ये काटेगी वहाँ पर संतुलन उत्पादन होगा। अब अपन संतुलन की जो शर्तें हैं वो पढ़ रहे थे अपन कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर लागू हो रही हैं। तो फर्स्ट बात तो यह है कि इस बिंदु पर MC और MR दोनों क्या है? बराबर हैं। तो संतुलन, अब ध्यान रखें, जहाँ पर MC MR बराबर हैं उससे उत्पादन तय होता है, फर्म का लाभ हानि की गणना नहीं होती है। मतलब इससे ये तय होता है कि फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, मैं क्लास में एक वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देख करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर उत्पादन तय हुआ है, लाभ हानि की गणना करते हैं AR और AC से। याद रखें, AR तो होती है प्रति इकाई कीमत और AC होती है प्रति इकाई लागत। जैसे एक मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री है तो प्रति फ़ोन कितना खर्चा पड़ रहा है वो तो है प्रति इकाई लागत, और प्रति फ़ोन कीमत कितनी है वो है प्रति इकाई आय। तो अब प्रति मोबाइल कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रति फ़ोन की जो कीमत है उसमें से प्रति फ़ोन की लागत है वो लेस करेंगे। जैसे एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है तो सपोज कीजिए 10,000 रुपये में मोबाइल सेल कर रही है, तो प्रति फ़ोन जो एवरेज रेवेन्यू है वो तो हो गई 10,000 रुपये। AR है वो तो कितनी होगी? 10,000 रुपये ये कीमत है। और माना कि जो फ़ोन की मतलब कॉस्ट है प्रति फ़ोन वो पड़ती है 4,000 रुपये। कितनी पड़ेगी? 4,000 रुपये प्रति फ़ोन कॉस्ट पड़ती है फर्म की। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फ़ोन पर फर्म को 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये फर्म का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है एक फ़ोन पर, सभी टोटल प्रॉफिट नहीं है, एक फ़ोन पर मतलब प्रति फ़ोन प्रॉफिट है, तो इसको अपन बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो मतलब प्रति इकाई जो प्रॉफिट है उसकी गणना करने के लिए फर्म की AR और AC का यूज किया जाएगा। MC और MR से क्या होगा कि जहाँ पर फर्म की जो ये लागत क्या है, लागत, ये जो उत्पादन है वो तय होता है MC और MR के संतुलन से। और इस रीति में शर्तें कौन कौन सी हैं? पहले तो हो गई कि जहाँ पर MC बराबर MR है, एक फर्म के संतुलन बिंदु पर उसकी सीमांत लागत व सीमांत आगम क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त है फर्म के संतुलन बिंदु पर MC सीमांत लागत है वो बढ़ती हुई होती है। देखो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो यहाँ पर घट रही है और फिर लगातार बढ़ रही है। जब ये बढ़ रही है तब ये MR को काट रही है बढ़ते हुए। तो से अब जब बढ़ते हुए काटती है तब MC MR वक्र को नीचे से काट रही है। कहाँ से काट रही है? नीचे से काट रही है। ठीक है, तो संतुलन बिंदु पर MC सीमांत लागत बढ़ती हुई होती है, अर्थात MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। थर्ड जो कंडीशन है, शर्त है, वो क्या है? साम्य उत्पादन पर फर्म के लाभ हानि की गणना किससे करते हैं? अपन AR व AC से करते हैं। कैसे करेंगे AR AC से? AR ग्रेटर देन AC, यदि प्रति इकाई कीमत है माल की वो प्रति इकाई लागत से ज़्यादा होगी तब तो फर्म को कमाई होगी, जिसको अपन बोलेंगे असामान्य लाभ। और यदि प्रति इकाई जो कीमत है वो प्रति इकाई लागत से कम होती है तब फर्म को लॉस होगा। और यदि प्रति इकाई जो कीमत और प्रति इकाई लागत बराबर है तब सामान्य लाभ होगा। और यदि फर्म की जो प्रति इकाई कीमत है वो ABC, अब याद रखा मैंने आपको बोला था कि आगे वाले चैप्टर तभी समझ में आएंगे जब आपको लागत और आगम वाला चैप्टर समझ में आया हुआ होगा। तो ABC के अगर बराबर होती है,
AR AC के बराबर होती है तब तो सामने लाभ मिलेगा। यदि AR AVC के बराबर होती है, चूँकि AC है वो AFC और AVC का योग होता है, तो AR AVC के बराबर होती है, उसको अपन उत्पादन बंदी बिंदु यानी शटडाउन पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? शटडाउन पॉइंट कहते हैं। एक पॉइंट है फर्म के उत्पादन की न्यूनतम कीमत यानी AR औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। AR है ना, वो AVC से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। अब इस मीटर को, ये जो वाला मीटर है लास्ट वाला, ये पॉइंट और ये मीटर है, ये आपके समझ में अभी नहीं आया, जिसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ध्यान दें। तो देखिए, माना एक फर्म है, वो 100 इकाइयाँ बना रही है, किसी की वस्तु की कितनी इकाइयाँ बना रही है? 100 यूनिट्स बना रही है। फर्म की जो 100 यूनिट्स है उनकी टोटल कॉस्ट पड़ रही है 1500 रुपये, ठीक है। इस टोटल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं शॉर्ट रन में, अल्पकाल में। एक तो होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC, वो है 500 रुपये, और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC, वो है 1000 रुपये। तो TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, मतलब TC है वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों का योग होती है अल्पकाल में, यह आपने पढ़ा था पहले से ही। अब इसके बेस पर आप ये देखिए, एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 100 इकाइयाँ हैं, 1500 रुपये खर्चा पड़ा, तो प्रति इकाई कितना खर्चा पड़ा? एवरेज कॉस्ट पड़ेगी 1500 बटे 100 बराबर 15 रुपये। AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 100 इकाइयों पर पड़ी 500, तो प्रति इकाई कितनी पड़ी? 500 बटे 100 बराबर 5 रुपये। और AVC प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कितनी पड़ेगी? 1000 बटे 100 बराबर 10 रुपये। अब आपको ये भी बताया था कि AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, सो 15, ये 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, ये मैटर है। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद भी कर दे तो ये तो है स्थिर लागत, अगर जीरो उत्पादन करे तो भी ये स्थिर लागत 500 रुपये तो उसको वहन करनी पड़ेंगी। मतलब अगर लॉस हो रहा हो मार्केट में फर्म को और फर्म उत्पादन बंद करने की सोच रही हो, तो भी फर्म को 500 रुपये तो जेब से वहन करने ही पड़ेंगे। ये तो क्योंकि ये स्थिर लागत है, उत्पादन शून्य करने पर भी ये तो फिक्स रहती है, ठीक है। उत्पादन बंद करने का मतलब क्या हुआ? ये ऐसा नहीं कि कारोबारी बंद कर रही है, उत्पादन बंद कर रही है, काम बंद नहीं कर रही है। समझ लो मेरी बात को, काम बिजनेस बंद नहीं किया है, उत्पादन करना बंद किया। तो उत्पादन बंद करने पर जो लेबर का खर्चा है, कच्चे माल का खर्चा है, वो नहीं लगेगा, परंतु जो स्थिर लागत है वो तो लगेगी ही। तो 500 रुपये तो उसे वहन करने ही पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में अल्पकाल में, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, एवरेज रेवेन्यू वो है 12 रुपये, माल की प्रति इकाई लागत कितनी, प्रति इकाई कीमत कितनी है? 12 रुपये। कितना माल है? 100 इकाइयाँ। तो 100 इकाइयों पर 12 के भाव से कितने रुपये हुए टोटल रुपये? TR कितनी हो गई? TR हो गई 1200 रुपये हो गई। टोटल कॉस्ट पड़ रही है 1500 रुपये, टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 1200 रुपये। फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? फर्म को लॉस हो रहा है। कितने रुपये का लॉस हो रहा है? 300 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि लागत कितनी है? 1500 और आय कितनी है? 1200, तो 300 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब फर्म को क्या करना चाहिए? काम बंद करना चाहिए, चालू रखना चाहिए, ये डिसीजन लेना है। क्योंकि वो लास्ट वाला जो पॉइंट पढ़ा था अपने कंडीशन में, शर्तों में, वो उत्पादन बंद करने का ही था, उत्पादन बंदी बिंदु, शटडाउन पॉइंट। तो फर्म को उत्पादन बंद करना चाहिए या चालू रखना चाहिए, ये डिसीजन लेना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि बंद करती है तो उसे कितने देने पड़ेंगे? 500। अभी कितने लग रहे हैं? अभी 1200 मिल रहे हैं, तो कितने लग रहे हैं? 300 लग रहे हैं। तो इस कंडीशन में उत्पादन क्या करना चाहिए? चालू रखना चाहिए। कीमत और गिरती है मार्केट में मंदी की वजह से, और 12 से कीमत घट करके 11 हो जाती है। अब कितना TR कितनी होगी? अब TR होगी 1100 रुपये। अब फर्म को लॉस होगा 400 का, बंद करेगी तो 500 का, चालू रखने में 400 का, ठीक है। कीमत और गिरती है और हो जाती है 10 रुपये, ठीक है। TR कितनी हो गई? 1000 रुपये। कितनी हो गई? 1000 रुपये TR हो गई है, ठीक है। अब कितना लॉस हो रहा है? 500 का, क्योंकि कॉस्ट कितनी है? 1500, आय कितनी है? 1000 रुपये, 10 के भाव से 1000 रुपये 100 इकाइयों की, तो 500 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब बंद कर दे तो भी 500 का, चालू रखिए तो भी 500 का। तो यहाँ पर जी
बंद करने पर भी 500 ही लगेंगे, तो यहाँ पर बंद करने से कोई मतलब नहीं है। परंतु यदि कीमत इससे नीचे गिरी, ये कीमत मतलब AR इससे नीचे गिरी, 9 हो गई, तो उस कंडीशन में टोटल रेवेन्यू होगी 900। तो 900 टोटल रेवेन्यू होने पर लॉस का खर्चा हो रहा है 1500 का, आय हो रही है 900 की, लॉस हो रहा है 600 का। अगर काम बंद कर दे तो लॉस कितना होगा 500 का, क्योंकि ये फिक्स वाला खर्चा ये लगेगा काम बंद करने पर। तो बंद करने पर सिर्फ 500 का लॉस होगा, अभी कितना लॉस हो रहा है 600 का। इस कंडीशन में काम क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उत्पादन बंद कर देना चाहिए। अब इस मैटर का मतलब क्या हुआ कि जो AR है वो कम से कम कितनी हो सकती है, 10 रुपये हो सकती है। 10 रुपये मतलब किसके बराबर है, देखो 10 रुपये मतलब ABC के बराबर है। तो एक फर्म को काम चालू रखने के लिए जो कीमत है वो इससे ज़्यादा तो मिलनी चाहिए, मतलब 10 रुपये से ज़्यादा तो मिलनी चाहिए, तब तो काम चालू रखेगी। अगर 10 से कम कीमत गई तो काम क्या कर देगी, बंद कर देगी। इसलिए जब कीमत इसके बराबर होती है, किसके, AR के बराबर ABC होती है, 10-10 होती हैं दोनों, तो वहाँ पर फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु आ जाता है, शटडाउन पॉइंट आ जाता है। और लास्ट वाला पॉइंट ये था कि एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन जारी रखने के लिए जो कीमत है, एवरेज रेवेन्यू है, वो कम से कम ABC औसत परिवर्तनशील लागत है उससे ज़्यादा तो मिलनी ही चाहिए। यही नोट कर रखा था लास्ट वाले पॉइंट में। देखिए, फर्म को उत्पादन की न्यूनतम कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। AR है वो ABC से अधिक होनी चाहिए। और यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब ये तो चैप्टर था अपना फर्म के संतुलन का। और अभी जो टॉपिक है वो अपन नया स्टार्ट अपना नया टॉपिक है वो देखेंगे अपन। नए टॉपिक को देखने से पहले आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और दोनों रीतियों के क्वेश्चन करने हैं। एक फर्म के संतुलन की कुल आगम व कुल लागत रीति को समझाइए, एक क्वेश्चन तो ये करना है। और दूसरा क्वेश्चन है एक फर्म के संतुलन की सीमांत लागत व सीमांत आगम विधि को संतुलन की शर्तों सहित समझाइए। मतलब ये शर्तें ना, इनके सहित आपको बतानी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने हैं आपको अब में। फिर में आप अपने नोट्स है वो बना रहे होंगे, और अगर नहीं बना रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो नोट कर लिया करो। बाकी अपन या आपसे जितना होता है उतना नोट कर लो, बाकी अपन बाद में प्रिंट आउट निकलवा के दे देंगे। और तो क्या बाजार संतुलन क्या होता है, एक मार्केट का। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मांग और पूर्ति वाले चैप्टर हैं उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। मैं आज आपको सिर्फ थोड़ा बहुत बता रहा हूँ बाजार संतुलन। आपसे ये अनुरोध है कि आप आज मतलब ये टॉपिक ये पढ़ने के बाद, आज जो फर्म के संतुलन वाला पढ़ने के बाद, आप जो मांग और जो पूर्ति हैं, कौन सी मांग, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति, मांग और पूर्ति है वो आप वापस रिपीट करोगे और उनको पढ़ने के बाद इस चैप्टर को पढ़ोगे, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये क्लियर बोल देता हूँ। बाजार संतुलन का मतलब क्या है, एक बाजार में 2 शक्तियाँ प्रभावी होती हैं, 2 शक्तियाँ काम करती हैं। एक तो होती है मांग की शक्ति और एक होती है पूर्ति की शक्ति। बाजार होता है क्या है, जहाँ पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है, उसे बाजार कहते हैं। और बाजार में एक ही काम होता है, खरीदना और बेचना। और यहाँ पर 2 शक्तियाँ काम करती हैं इस खरीदने बेचने में, एक तो मांग की शक्ति और एक पूर्ति की शक्ति। ठीक है, तो मांग में क्या होता है कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक अकेला उपभोक्ता किसी वस्तु की जो मात्रा खरीदने को तैयार होता है वो तो होती है व्यक्तिगत मांग। और एक होती है बाजार मांग, एक तो होती है व्यक्तिगत मांग और एक होती है बाजार मांग, साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से। तो एक अकेला, जैसे मैं कितने आम खरीदने को तैयार हूँ, ये तो है मेरी व्यक्तिगत मांग। और सारे मार्केट के कस्टमर मिलकर के कितना परचेज करते हैं वस्तु को,
उनकी मांग क्या कहलाएगी? बाजार मांग कहलाएगी। ठीक है। ऐसे जैसे बाजार मांग है वैसे ही बाजार पूर्ति है। तो एक अकेला उत्पादक कितना माल सप्लाई करता है वो तो व्यक्तिगत पूर्ति होगी, और सारे उत्पादक मिलकर के कितनी सप्लाई कर रहे हैं वो बाजार पूर्ति होगी। देखो, पूर्ति का मतलब होता है जो माल बिकने के लिए तैयार है। मेरे पास घर में गोडाउन में जो माल पड़ा है उसको पूर्ति में काउंट नहीं करते हैं। जो माल बिकने के लिए तैयार है उसको अपन क्या बोलेंगे? पूर्ति में इंक्लूड करते हैं। तो सारे उत्पादक मिलकर के जो सप्लाई करने को, बेचने को तैयार होते हैं वो क्या कहलाएगी? बाजार पूर्ति। अब इसको जब मार्केट में जो वस्तु की कीमत होती है उसको तय करती हैं ये दोनों शक्तियाँ। कौन सी? बाजार मांग और बाजार पूर्ति। आप इस चीज़ को रियल में देखिएगा कि जैसे सपोज कीजिए अभी बारिश नहीं हो काफ़ी टाइम तक। अगर बारिश नहीं हो तो जो प्रेजेंट में जो फसलें हो रही हैं, मूंग बाजरा वगैरह, इन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा? नेगेटिव असर पड़ेगा। उत्पादन क्या होगा? कम होगा। अब उत्पादन किसी एक व्यक्ति के कम होगा या संपूर्ण जगह, सभी जगह पर कम होगा? किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि सारे जगह ही उत्पादन कम होगा। और सारी जगह उत्पादन अगर कम हुआ तो इससे उस वस्तु की, जैसे मूंग ही मान लो, तो इससे उस वस्तु की, मूंग की बाजार पूर्ति पर क्या असर पड़ेगी? बाजार पूर्ति कम हो जाएगी। मार्केट में सप्लाई क्या होगी? उसकी कम होगी। और सप्लाई कम होने से उसकी कीमतें, भाव बढ़ेंगे या गिरेंगे? उसके भाव बढ़ेंगे। देखो, पूर्ति का प्रभाव पड़ा है किस पर? कीमत पर। अगर मार्केट में सप्लाई कम होगी तो भाव बढ़ेंगे। ठीक है। और यदि अच्छी बारिश हुई, टाइम टू टाइम बढ़िया बारिश हुई, लगातार अच्छी टाइम टू टाइम बारिश होती रही, तो इससे फसल क्या होगी? अच्छी होगी। और फसल अच्छी होगी तो उत्पादन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादा उत्पादन किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, सभी के ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मार्केट में उस वस्तु की सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सप्लाई बढ़ेगी तो उसके भाव क्या हो जाएंगे? मार्केट में गिर जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। जब ज़्यादा माल आता है तब भाव गिर जाते हैं, और जब कम माल आता है तो भाव बढ़ जाते हैं। ये तो है इसका किसका प्रभाव है? पूर्ति का प्रभाव। कौन सी पूर्ति का? बाजार पूर्ति का प्रभाव है। बाजार मांग का प्रभाव क्या होता है? जैसे पूर्ति का प्रभाव है वैसे ही मांग का है। पूर्ति वाले में तो क्या होता है कि अगर पूर्ति ज़्यादा होती है तो भाव गिरते हैं, और पूर्ति कम होती है तो भाव बढ़ते हैं। मांग वाले में क्या होगा कि यदि किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होती है तो उसके भाव बढ़ते हैं, और यदि मार्केट में डिमांड कम है तो भाव गिर जाते हैं। अब जैसे अपने सावा की सीज़न चल है, शादी विवाह के वगैरह सीज़न चलती है, तो उसमें पनीर के जो भाव है या जो गहने हैं, मतलब उनके भाव है, सोना वगैरह, धातुएं वगैरह, इनके भाव हैं, कपड़ों वगैरह के भाव हैं, वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और ज़्यादा ऊंचे क्यों होते हैं? क्योंकि उस वक्त उनकी डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होगी। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में वृद्धि, ये चीज़ें ऐसी टाइप। तो मार्केट में यदि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके भाव बढ़ते हैं, और डिमांड कम होती है तो भाव गिरते हैं। तो दोनों शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ? मांग और पूर्ति की शक्तियाँ मिलकर के ही किसी वस्तु की कीमत को तय करती हैं। कौन सी शक्तियाँ? बाजार मांग और बाजार पूर्ति। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अपने जो घर में अपन मतलब पशु वगैरह पालते हैं, बकरियां वगैरह पालते हैं, तो आप इस चीज़ को रियल में ग्रामीण इलाकों में देखते होंगे कि जैसे एक बकरी का बच्चा अपन सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसकी कीमत तय कैसे होती है? अपन तो यहाँ पर उत्पादक यानी विक्रेता, और जो खरीदने वाला है वो क्या है? क्रेता। तो कीमत तय कैसे होती है? खरीदने वाला चाहता है कम से कम कीमत देना, और अपन चाहते हैं अधिक से अधिक कीमत लेना। तो देखो, अब जहाँ पर दोनों शक्तियाँ, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एग्री हो जाएंगे, वहाँ कीमत तय होती है। तो वो तो ये तो क्या थी? सिर्फ एक वस्तु की एक व्यक्ति हैं, दोनों खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक व्यक्ति हैं, तो इसलिए तय हो गई। परंतु मार्केट में जिन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बहुत सारे होते हैं और डिमांड करने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो उनकी जो कीमत है वो सब की मिलाकर के मांग बाजार मांग, और सब की मिलाकर के पूर्ति बाजार पूर्ति द्वारा होती है। अब जैसे सपोज कीजिए यदि मैं गेहूं का उत्पादन करना बंद कर दूं तो कौन सा गेहूं महंगा हो जाएगा क्या? और मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उत्पादन करूं तो कौन सा गेहूं सस्ता हो जाएगा? मतलब मेरे अकेले के कम ज़्यादा करने पर कीमतों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसकी कीमतों में? गेहूं की कीमतों में प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि गेहूं के उत्पादन करने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, और सब मिलाकर के जो उत्पादन करते हैं वो होगी बाजार पूर्ति, और उसमें मेरा हिस्सा कितना है? बहुत कम होता है। ठीक है। तो बाजार संतुलन में क्या है? बाजार संतुलन से तात्पर्य बाजार की उस अवस्था से होता है जहाँ वस्तु की बाजार मांग व बाजार पूर्ति क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
बाजार संतुलन का मतलब जहाँ बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती हैं। बाजार मांग और बाजार पूर्ति के संतुलन से निर्धारित जो कीमत है उसको अपन बोलते हैं साम्य कीमत। जो मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई से कीमत तय होती है उसको साम्य या संतुलित कीमत कहते हैं, और इसे मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब मार्केट में कीमत है वो डिमांड और सप्लाई से निश्चित होती है, और डिमांड और सप्लाई से कीमत निश्चित होने का जो सिद्धांत है उसे मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत भी कहते हैं। किसी वस्तु के मूल्य पर बाजार मांग व बाजार पूर्ति दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब अपन बाजार मांग और बाजार पूर्ति क्या होती है इनकी डिटेल से देखेंगे, कल देखने वाले हैं। और मैं इससे पहले आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो मांग वाला है जिसमें व्यक्तिगत मांग बाजार मांग और व्यक्तिगत पूर्ति बाजार पूर्ति आप क्लियरली पढ़ कर आओगे, उसके बाद ही अपनी चैप्टर आगे क्लियर करते हैं। ओके, आज इतना काफ़ी है।